हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का ये वीडियो सीए फाइनल सेल्फ पेस सेट बी कॉस्टिंग के चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बारे में है। ये वीडियो एक कंप्लीट थ्योरी सेशन होने वाला है क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ थ्योरी ही है। हम इस चैप्टर का सारा थ्योरी पोर्शन कवर करेंगे और इस सिंगल वीडियो में इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो सेट बी कॉस्टिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये उनके लिए भी यूज़फुल हो सकता है। साथ ही नोटिफिकेशंस बटन को इनेबल कर लीजिए ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले फ्यूचर वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। अब जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ये चैप्टर स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बारे में है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब क्या है? परफॉर्मेंस का मतलब है कंपनी की परफॉर्मेंस, चाहे वो फाइनेंशियल हो जैसे प्रॉफिटेबिलिटी या नॉन फाइनेंशियल जैसे प्रोडक्ट क्वालिटी। आपको इन परफॉर्मेंसेस को मैनेज करना पड़ता है। आपको परफॉर्मेंस मेजर करनी पड़ती है। मैट्रिक्स क्या है, सेल्स नंबर क्या है, प्रॉफिट नंबर क्या है, या इंडस्ट्री में प्रोडक्ट क्वालिटी रैंकिंग क्या है। इसे हम मेजरमेंट इवैल्यूएशन कहते हैं। आपको इसे इवैल्यूएट करना है और इंप्रूव करने की कोशिश करनी है। यही परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का कोर मीनिंग है, मेजरिंग, इवैल्यूएटिंग एंड इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। इसके लिए हमें एक स्ट्रैटेजी चाहिए। पीटर एफ ड्रकर के हिसाब से स्ट्रैटेजी का मतलब है कि आपके कुछ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होंगे। उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ही हम सब काम कर रहे हैं। उन्हें अचीव करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक पैटर्न ऑफ एक्टिविटीज़। डे टू डे बेसिस पर हमें क्या करना है, वो एक्टिविटीज़ का पैटर्न ही स्ट्रैटेजी है। और उस पैटर्न में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के चेंजेस के हिसाब से बदलाव लाने का प्रोविजन भी होना चाहिए। अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है तो हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उसके अकॉर्डिंग चेंज करना होगा, तभी हम लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाएंगे। इन सब को अचीव करने के लिए हम जो पैटर्न ऑफ एक्टिविटीज़ बनाते हैं उसे ही स्ट्रैटेजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास माइकल पोर्टर हैं। इन्हें हमने पिछले चैप्टर्स में भी देखा है। इनकी थ्योरी कम्पिटिटिव पोजीशनिंग पर फोकस करती है। इनका कहना है कि इंडस्ट्री में दूसरे फर्म्स के कंपैरिजन में आपके पास कम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए, कुछ यूनिक होना चाहिए, एक यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, जिसकी वजह से कस्टमर कंपेटिटर को छोड़कर आपको चूज करे। इसके लिए आपको एक्टिविटीज का एक डिफरेंट सेट क्रिएट करना होगा और उसे फॉलो करना होगा। इससे आप वैल्यू का एक यूनिक मिक्स डिलीवर करेंगे। वो यूनिक वैल्यू ही आपका कंपेटिटिव एडवांटेज बनेगा। इसे अचीव करने के लिए आपको स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करनी पड़ती है। माइकल पोर्टर के हिसाब से इस पूरी चीज को स्ट्रैटेजी कहा जाएगा। स्ट्रैटेजी सही से काम कर रही है या नहीं, इसके लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग और कंट्रोल करना पड़ता है, तभी स्ट्रैटेजी प्रॉपरली वर्क करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बेसिस पर ही हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिटरमिन करते हैं। हम आगे शॉर्टली देखेंगे कि अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उनका पर्पस, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अभी के लिए बस ये समझिए कि हमें कौन सा स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना है, ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर और मैनेजर क्रिएट करने होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का मतलब है कि हमें एक्टिविटीज़ का एक सेट रखना है और उन एक्टिविटीज़ के लिए एम्प्लॉयज़ असाइन करने हैं। हमें उनके लिए ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं। उस पर्टिकुलर यूनिट से जो भी प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट या सेल्स जनरेट हो रहा है, उसके लिए हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करनी होती है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को एक मैनेजर हेड करेगा, जिसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर कहेंगे। अगर उस यूनिट में परफॉर्मेंस की कोई कमी है या आपको उस यूनिट के रिगार्डिंग कुछ भी जानना है तो आप मैनेजर से पूछेंगे। वो मैनेजर उस पर्टिकुलर यूनिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यही मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर और मैनेजर का। बेसिकली आप एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एक सेट असाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज है पीएम सिस्टम। मैंने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए शॉर्ट में पीएम वर्ड यूज किया है। पीएम सिस्टम और यार्डस्टिक्स। आपको एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करना होगा जिसमें हम पीरियोडिकली परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करेंगे कुछ मेजर्स या मैट्रिक्स यूज करके, जिन्हें मैंने यार्डस्टिक्स कहा है। रिव्यू और करेक्शन। अगर परफॉर्मेंस खराब है या आपको इसे इंप्रूव करना है तो हमें सिस्टम को यूज करके वो करेंगे।
फिर हम गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जहां हमें पहुंचना चाहिए को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करेंगे कि हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं। हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, गैप्स आइडेंटिफाई करेंगे और प्रोजेक्ट करेंगे कि हम वहां पहुंच पाएंगे या नहीं। ये सब कुछ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर किया जाएगा। स्ट्रैटेजी और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का लिंकेज। अब हम देखेंगे कि स्ट्रैटेजी और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बीच में लिंकेज क्या है और ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड हैं। पहली चीज है इंफॉर्मेशन। परफॉर्मेंस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, जैसे मैंने पहले बताया था नॉन फाइनेंशियल मेजर्स या फाइनेंशियल मेजर्स के बारे में। प्रॉफिटेबिलिटी, सेल्स और बाकी सब के लिए आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी ही पड़ेगी। और ये जानने के लिए कि कस्टमर का हमारे बारे में परसेप्शन क्या है या मार्केट इंडस्ट्री में हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी की रैंकिंग क्या है, इसके लिए आपको सर्वेज वगैरह कंडक्ट करने पड़ेंगे। ये सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के प्रोसेस का ही हिस्सा है। तो ये इन्फॉर्मेशन कलेक्शन कंपनी के इन्फॉर्मेशन सिस्टम का यूज करके होना चाहिए। हमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और अलग मैनेजमेंट प्रोसेस का यूज करना चाहिए। और स्टोरेज, रिट्रीवल और एनालिसिस, हर चीज के लिए हमारे पास एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए। इन सबको मिलाकर एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है, जिसे हम पहले चैप्टर में देख चुके हैं। अगली चीज है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के यार्डस्टिक्स, वो टारगेट्स या थ्रेशहोल्ड लिमिट्स जिन्हें एक मैनेजर को मिनिमम रीच करना ही होता है। इसे हम क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के जरिए देखेंगे। इन दोनों टर्म्स का मीनिंग हम इसी चैप्टर में आगे देखेंगे। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स को आप उन एरियाज की तरह समझ सकते हैं जो कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का मतलब है कि उस पर्टिकुलर एरिया में कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। इसे हम मैट्रिक्स का यूज करके मेजर कर सकते हैं, यानी वो नंबर जो हमें केपीआई से मिलता है। फिलहाल के लिए इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग काफी है। अगली चीज ये है कि हमें अडैप्टेड बैलेंस स्कोर कार्ड और परफॉर्मेंस पिरामिड का यूज करना है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस तरह की मेथोडोलॉजी तैयार की है। ये मॉडल इन दो लोगों ने बनाया था। इसी तरह ये दो चीजें दी गई हैं। परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए हमें इन दो मॉडल्स का यूज करना है। इन मॉडल्स को हम आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। अब अगली चीज है इंटरलिंकिंग की इंपॉर्टेंस। स्ट्रैटेजी और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बीच ये लिंकेज क्यों इंपॉर्टेंट है? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का हिस्टोरिकल फोकस। पहले परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में सिर्फ पीपल मैनेजमेंट पर फोकस किया जाता था। वो सिर्फ एम्प्लॉयज को मैनेज करते थे और उनसे काम करवाते थे। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग का मतलब सिर्फ सेल्स को मॉनिटर करना था। बस यही परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का हिस्टोरिकल फोकस था। लेकिन आजकल के नए डायनामिक एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म सक्सेस इंश्योर करने के लिए हमें सही स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती हैं। हमें लॉन्ग टर्म में सक्सीड होना है और उसके लिए हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत है। उन टूल्स के लिए हमें कुछ इन्फॉर्मेशन इनपुट करनी पड़ती है, तभी हम किसी कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। इसके लिए हमें रिलायबल इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करनी होगी। ये सब नए ज़माने के डायनामिक एनवायरनमेंट में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट चीज है बिजनेस इंटीग्रेशन यूजिंग 7S एंड द वैल्यू चेन। वैल्यू चेन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इस चैप्टर में हम वैल्यू चेन एनालिसिस करेंगे और फिर मैकेंजी 7S कॉन्सेप्ट जो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। हालांकि हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को बिजनेस इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के लिए यूज करेंगे। इंट्रोडक्शन में कहा गया है कि बिजनेस में कई डिपार्टमेंट्स और फंक्शंस होते हैं। हमें सब कुछ इंटीग्रेट और कोऑर्डिनेट करना पड़ता है और एफिशिएंट तरीके से साथ काम करना होता है ताकि वैल्यू क्रिएट हो सके। ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव यही है, कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करना। बिजनेस इंटीग्रेशन इसमें कैसे हेल्प करता है ये हम देखेंगे। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए हम बनाई गई स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करेंगे। डे टू डे एक्टिविटीज में स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करने के लिए हम रिसोर्सेज यूज करेंगे। हमारे पास कैश रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। हमें उन्हें एफिशिएंटली यूज करके स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी है और ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। इसके लिए हमें 4 एस्पेक्ट्स को लिंक करना होगा: पीपल, स्ट्रैटेजी, ऑपरेशंस और टेक्नोलॉजी। पीपल यानी वो स्टाफ जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, स्ट्रैटेजी जो टॉप मैनेजमेंट ने प्रिपेयर की है, ऑपरेशंस जो हम डे बाय डे परफॉर्म कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी कि हम इस प्रोसेस में टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आप इन सबको लिंक कर देंगे तो इसे बिजनेस इंटीग्रेशन कहा जाएगा। ये हम सब ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करेंगे। सब ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि जब टेक्नोलॉजी का हर एस्पेक्ट अलग अलग काम कर रहा हो, लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, उनके बीच कोई लिंकेज नहीं है, वो कोऑर्डिनेट नहीं करते, तो होगा ये कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो स्टाफ का हेड है वो एक पर्टिकुलर तरीके से सोचेगा। वो सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के बेनिफिट के बारे में सोचेगा। लेकिन जब आप गौर करेंगे तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेट्रीमेंटल इफेक्ट भी ला सकता है। ये लॉन्ग टर्म में ऑर्गेनाइजेशन के लिए इश्यूज क्रिएट कर सकता है।
लेकिन एचआर मैनेजर इसके बारे में नहीं सोचेगा, वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के फायदे के बारे में सोचेगा। यही सब ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है। सब ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि आप सिर्फ अपने डिपार्टमेंट की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे डिसीजंस लेने से आप ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म ग्रोथ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, जिसके बारे में आप केयर नहीं कर रहे। हमें कंपनी के ओवरऑल स्ट्रक्चर को कंपेयर करके डिसीजंस लेने चाहिए। हमें पूरी कंपनी पर पड़ने वाले ओवरऑल इफेक्ट को कंसिडर करना होगा। तो ये थी सब ऑप्टिमाइजेशन की प्रॉब्लम। अगली चीज है वैल्यू चेन एनालिसिस। हम वैल्यू चेन एनालिसिस का कॉन्सेप्ट देखेंगे। एग्जाम्पल में उन्होंने एप्पल की वैल्यू चेन दी है। स्टडी मटेरियल में उन्होंने एप्पल की वैल्यू चेन पर पूरी केस स्टडी दी है। आप समझने के लिए उसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चीज है कि कंपेटिटिव एडवांटेज के लिए वैल्यू चेन का यूज कैसे करें। हमने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी देखा था कि वैल्यू चेन क्या होती है। इसमें प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज सब कुछ होता है। वही सेम चीज उन्होंने स्टडी मटेरियल में एक्सप्लेन की है, तो मैं उसे दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। अगर आपको वैल्यू चेन कॉन्सेप्ट का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप फर्स्ट चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं। अगला पॉइंट यह है कि हम इससे कंपेटिटिव एडवांटेज कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले एक्टिविटीज को क्लासिफाई करना होगा वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज में। जब आप ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म की गई एक्टिविटीज को देखते हैं तो दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं। एक होती है वैल्यू एडेड और दूसरी होती है नॉन वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड एक्टिविटीज वो हैं जो कस्टमर के लिए वैल्यू ऐड करती हैं। एग्जाम्पल के लिए प्रोसेसिंग, ये कस्टमर के लिए वैल्यू ऐड करेगा। स्क्वायर पार्ट्स की असेंबली, ये कस्टमर के लिए वैल्यू ऐड करेगा। लेकिन जब आप नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज लेते हैं तो ये कस्टमर के किसी काम की नहीं होती। कस्टमर को हमारा ये एक्टिविटीज परफॉर्म करना पसंद नहीं आएगा। एग्जाम्पल के लिए मल्टीपल इंस्पेक्शंस, मूविंग टाइम, वेटिंग टाइम, डाउन टाइम, ये सब। इन एक्टिविटीज के लिए हम कॉस्ट इनकर कर रहे हैं और हमें ये कस्टमर से कलेक्ट भी करना पड़ता है, लेकिन इनका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। ये कस्टमर को कोई यूज प्रोवाइड नहीं कर रही हैं। तो हमें नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को एलिमिनेट करना है और वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को एनहांस या इंप्रूव करना है। प्रॉब्लम यह है कि अगर आप किसी एम्प्लॉय को बोलेंगे कि उसका काम नॉन वैल्यू एडेड है तो वो एडवर्स रिएक्शन दे सकता है। वो सोचेगा कि पिछले 10 सालों से जो काम वो कर रहा है वो नॉन वैल्यू एडेड है, मतलब किसी काम का नहीं है। वो ऐसा सोच सकता है और कंपनी पर गुस्सा हो सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम होगी। दूसरी चीज, हम इजीली डिवाइड नहीं कर सकते। हम इजीली कैटेगराइज नहीं कर सकते कि कौन सी एक्टिविटी वैल्यू एडेड है और कौन सी नॉन वैल्यू एडेड। हम इनके बीच कोई फाइन लाइन नहीं खींच सकते। कुछ एक्टिविटीज बीच में हो सकती हैं, कुछ पोर्शन वैल्यू एडेड होगा, कुछ नॉन वैल्यू एडेड। इसके लिए कैपलिन और कूपर, इन दो लोगों ने एक 4 कैटेगरी वैल्यू एडेड स्कीम क्रिएट की है। आपको एक्टिविटीज को सिर्फ वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड में नहीं, बल्कि इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। उसके बाद हम उन्हें एलिमिनेट या इंप्रूव करने पर काम कर सकते हैं। सबसे पहले हमें 2 कैटेगरीज में डिवाइड करना है, नेसेसरी और नॉट नेसेसरी। क्या ये प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है? बिना उस एक्टिविटी के हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते, प्रोसेस इंप्रूव नहीं कर सकते या कस्टमर को वैल्यू डिलीवर नहीं कर सकते। ये आएगा नेसेसरी एक्टिविटीज में। और फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज होंगी जिनके बिना भी हम प्रोडक्शन अच्छे से कर सकते हैं, वो अननेसेसरी एक्टिविटीज कहलाएंगी। नेसेसरी एक्टिविटीज के अंदर फिर से 2 पोर्शंस होंगे। एक वो एक्टिविटीज जिन्हें इंप्रूव और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, जिसमें इंप्रूवमेंट का स्कोप है। एग्जाम्पल के लिए जब आप कैश पेमेंट कलेक्ट कर रहे हैं तो वहां इंप्रूवमेंट का स्कोप है। आप ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट करके प्रोसेस को और ईजी बना सकते हैं। अब अगले तरह की एक्टिविटीज वो हैं जो नेसेसरी तो हैं पर उन्हें इंप्रूव या सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एग्रीकल्चरल बिजनेस कर रहे हैं तो वहां ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी पड़ती है। ये एक्सपेंसिव है लेकिन बिजनेस रन करने के लिए नेसेसरी है और आप इसे इंप्रूव नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक फार्मिंग हाईएस्ट लेवल ऑफ फार्मिंग है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। तो ये नेसेसरी एक्टिविटीज की सेकंड कैटेगरी में आएगा। जब आप अननेसेसरी एक्टिविटीज देखते हैं तो इसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अननेसेसरी एक्टिविटीज को वैसे भी हम एलिमिनेट ही करने वाले हैं। पहली कैटेगरी वो जिसे क्विकली एलिमिनेट किया जा सकता है। आप शॉर्ट रन में ही इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कार के रियर विंडशील्ड को लीजिए। कार के बैक साइड में मिरर विंडशील्ड होता है और उसमें एक वाइपर होता है। क्या वो वाइपर नेसेसरी है या नहीं? वैसे भी हम बैक साइड मिरर देखकर ड्राइव नहीं करने वाले, तो ये नेसेसरी नहीं है, हम इसे रिमूव कर सकते हैं। ये शॉर्ट रन में भी किया जा सकता है, तो ये अननेसेसरी एक्टिविटीज की फर्स्ट कैटेगरी में आएगा। अननेसेसरी एक्टिविटीज की नेक्स्ट कैटेगरी वो है जिसे आप शॉर्ट रन में एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन इवेंचुअली धीरे धीरे आप इसे रिड्यूस कर सकते हैं और फाइनली एलिमिनेट कर सकते हैं। आप इसे अचानक रिड्यूस नहीं करेंगे बल्कि एक टाइम पीरियड के दौरान रिड्यूस करेंगे।
एग्जाम्पल के लिए मेंटेनेंस पर खर्च होने वाला टाइम। अगर आप अचानक मेंटेनेंस रोक देंगे तो मशीन ब्रेक डाउन हो जाएगी और प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जब आप इसे इवेंचुअली एलिमिनेट करते हैं तो आप प्रोसेस इंप्रूव कर रहे होते हैं, आप मशीनरी इंप्रूव कर रहे हैं, स्मॉल मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं। एक पीरियड के बाद आप इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये 4 तरह की कैटेगरीज हैं जिनमें आपको बिजनेस एक्टिविटीज को कैटेगराइज करना है। अब हमें आउटसोर्सिंग भी देखना है। आउटसोर्सिंग का मतलब है, एग्जाम्पल के लिए हम एक कंपनी चला रहे हैं और कस्टमर कंप्लेंट्स के लिए एक डिपार्टमेंट है। वहां हमें परमानेंट एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे, सैलरी देनी पड़ेगी, कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर रखना पड़ेगा, कंप्यूटर्स का रिपेयर, मेंटेनेंस सब कुछ हमें करना पड़ेगा। लेकिन जब आप इसे आउटसोर्स करते हैं तो आप एक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को एंगेज करते हैं जिसका पर्पस ही कॉल सेंटर मेंटेन करना है। अगर आप वो काम उस पर्सन को देते हैं तो वो ऑलरेडी उसमें एक्सपर्ट है। हमें एक्स्ट्रा कंप्यूटर्स, एक्स्ट्रा स्टाफ और एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करने की जरूरत नहीं है। हमें बस आउटसोर्सिंग फर्म को कुछ अमाउंट पे करना है और वो प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे क्योंकि वो एक्सपर्ट्स हैं। इससे आप एफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं। कौन सी एक्टिविटीज आपको थर्ड पार्टी फर्म्स को आउटसोर्स करनी चाहिए? वो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज जिन्हें एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो नॉन वैल्यू एडेड हैं पर एलिमिनेट नहीं हो सकती, वो आप उन्हें दे सकते हैं। और वो वैल्यू एडेड एक्टिविटीज जो आउटसोर्सिंग से एनहांस हो सकती हैं, वो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं लेकिन थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन उन्हें हमारी कंपनी से बेहतर कर सकती है। वो लो कॉस्ट पर भी कर रहे हैं तो हम उन्हें दे सकते हैं। इससे आप एफिशिएंसी ला सकते हैं। इस एनालिसिस से आप कंपेटिटर्स के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। कस्टमर पर्सपेक्टिव में आप इंटरनल डिपार्टमेंट्स को भी कस्टमर ट्रीट कर सकते हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग में भी 2 या ज्यादा डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं। अगर आप परचेजिंग डिपार्टमेंट को कस्टमर की तरह देखेंगे तो आप ज्यादा कस्टमर ओरिएंटेड होंगे। आप क्वालिटी पर फोकस करेंगे जो कंपनी के लिए अच्छी बात होगी। नेक्स्ट पॉइंट है लुक एट द बिग पिक्चर। बिग पिक्चर का मतलब है एक्सटेंडेड ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सप्लायर के सप्लायर और कस्टमर के कस्टमर भी शामिल हैं। हमारे रॉ मटेरियल सप्लायर का भी एक सप्लायर होगा, उसे भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में इंक्लूड करना है, और कस्टमर के कस्टमर को भी। जब आप इन्हें इंक्लूड करते हैं तो आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंजेस को बेटर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। माइकल पोर्टर कहते हैं कि हमारी फर्म की वैल्यू चेन एक बड़े वैल्यू सिस्टम से जुड़ी हुई है। वो वैल्यू सिस्टम एक एक्सटेंडेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सभी सप्लायर और कस्टमर इंक्लूडेड हैं। हमारी फर्म की वैल्यू चेन उस वैल्यू सिस्टम का ही एक कंपोनेंट है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिंकिंग वैल्यू चेन एनालिसिस एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। वैल्यू चेन एनालिसिस में हम क्या करते हैं? हम वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को क्रिएट करते हैं और कैटेगराइज करते हैं। हम एक्टिविटीज के बीच का लिंकेज फाइंड आउट करते हैं कि कैसे अलग अलग एक्टिविटीज साथ मिलकर कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड कर रही हैं। नेक्स्ट चीज है बिजनेस इंटीग्रेशन। हमें इन सब को इंटीग्रेट करना होगा। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के थ्रू हम परसीव्ड वैल्यू इंक्रीज करेंगे, हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ाएंगे। अगर आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सही से करते हैं तो कस्टमर आपके गुड्स के लिए ज्यादा पे करने को रेडी होगा। यही मतलब है परसीव्ड वैल्यू का, और इससे आपका मार्जिन इंक्रीज होगा, आपको एफिशिएंट परफॉर्मेंस मिलेगी। इसलिए हमें पीपल, टेक्नोलॉजी, ऑपरेशंस और स्ट्रैटेजी को लिंक करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी में हमें की वैल्यू एडेड एक्टिविटीज पर फोकस करना है। ऑपरेशंस में हमें नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को एलिमिनेट करना है या आउटसोर्स करना है। टेक्नोलॉजी में हमें इंफॉर्मेशन का फ्री फ्लो एनेबल करना है, और पीपल के केस में एम्प्लॉयज को रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी देनी है। हमें उन्हें समझाना होगा कि हर एम्प्लॉय का रोल क्या है। इससे एम्पावर्ड एम्प्लॉयज क्रिएट होंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी को समझेंगे। इसका रिजल्ट क्या होगा? आपको कंपेटिटिव एडवांटेज मिलेगा, या तो आपको लो कॉस्ट एडवांटेज मिलेगा या फिर आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एडवांटेज क्रिएट कर पाएंगे। तो ये सब था वैल्यू चेन एनालिसिस के बारे में। अब नेक्स्ट चीज जो हमें देखनी है वो है मैकिन्जी 7S मॉडल। लेकिन उससे पहले हमें स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन समझना होगा। स्ट्रक्चर का मतलब है कि हमें एक फॉर्मल फ्रेमवर्क चाहिए, एक सेपरेट फ्लो चार्ट चाहिए। टॉप मैनेजमेंट क्या है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या है, लोएस्ट वर्कर्स कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप जॉब्स और टास्क्स को डिवाइड कर रहे हैं। डिपार्टमेंट्स के बीच इंटरैक्शन और कोऑर्डिनेशन से ही ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। हमें स्ट्रक्चर क्यों चाहिए? ताकि हम इंडिविजुअल्स को लिंक कर सकें और सिमिलर टास्क्स को ग्रुप कर सकें। तभी हम इसे इजीली मैनेज कर पाएंगे। हमें हर काम के लिए लोग अलोकेट करने होंगे और अथॉरिटी अलोकेट करनी होगी। आपको एक्टिविटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी, तभी आप उसके लिए उन्हें अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं।
फ्लो ऑफ वर्क और इन्फॉर्मेशन को स्मूथ बनाने के लिए हमें स्ट्रक्चर की जरूरत है। अब देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सबसे पहले फंक्शनल डेफिनेशन। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी और अथॉरिटी अलोकेट करनी होगी ताकि एम्प्लॉयज को इफेक्टिवली मैनेज किया जा सके। मैनेजर को हर छोटी एक्टिविटी देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वो सिर्फ अपने डिवीजन का ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है सुपरविजन। एक मैनेजर के अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स काम कर सकते हैं, इसे हम स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर ए मैनेजर है और बी और सी उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, यहां ए बी को बताएगा और ए सी को बताएगा। बी और सी आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ये डायरेक्ट रिलेशंस हैं। लेकिन जब हम क्रॉस रिलेशंस की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन टू वे होता है। ए ने बी को बोला और बी ने फीडबैक दिया, ये पूरा साइकिल क्रॉस रिलेशन कहलाता है। नंबर ऑफ क्रॉस रिलेशंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है n इंटू n-1। अगर 3 लोग हैं ए बी सी, तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 क्रॉस रिलेशंस होंगे। और अगर सिर्फ डायरेक्ट रिलेशन निकालना हो तो फॉर्मूला है n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2, यानी 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 रिलेशंस। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशलाइजेशन। स्किल्स के बेसिस पर वर्क अलोकेट करना। जैसे अगर कोई नेगोशिएशन में अच्छा है तो उसे परचेज डिपार्टमेंट में रखो। अब बात करते हैं स्केलर चेन की। स्केलर चेन में हम कमांड का चेन एस्टैब्लिश करते हैं ताकि वेस्ट मिनिमाइज हो और ड्यूप्लीकेशन अवॉइड हो। एक फंक्शन सिर्फ एक बार होना चाहिए, मल्टीपल लोग सेम काम अलग अलग ना करें। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। इसका मतलब है कि सबऑर्डिनेट सिर्फ एक ही सुपीरियर को आंसरेबल होंगे। बी और सी का सिर्फ एक बॉस होना चाहिए, ए। अगर मल्टीपल बॉसेस होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। अब हम सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट सेंटर में होता है और सारे डिसीजंस वहीं से आते हैं। डिसीजंस सेंट्रल पॉइंट पर लिए जाते हैं। इससे कंट्रोल अच्छा रहता है और स्टैंडर्डाइजेशन होता है। लेकिन इसकी लिमिटेशंस हैं, लो जॉब सेटिस्फैक्शन क्योंकि एम्प्लॉयज के पास पावर नहीं है, और रिजिडिटी। डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं। डिविजनल मैनेजर के पास काफ़ी ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस होती है, वो सिर्फ समरी टॉप मैनेजमेंट को भेजता है। इससे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, डिसीजंस फास्ट होते हैं और जॉब सेटिस्फैक्शन हाई रहता है। लेकिन इसकी लिमिटेशंस हैं, हायर ओवरहेड्स क्योंकि मैनेजर्स को सैलरी देनी पड़ती है, और कंट्रोल डाइल्यूशन। एक रिस्क ये भी है कि डिविजनल मैनेजर सिर्फ अपने डिवीजन का भला सोचेगा, सब ऑप्टिमाइजेशन, कंपनी का नहीं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर। फर्स्ट है एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर। ये सोल प्रोप्राइटरशिप जैसा है, एक ओनर मैनेजर सब कुछ हैंडल करता है। सेकंड है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। ये मिलिट्री टाइप ऑर्गेनाइजेशन है, अथॉरिटी टॉप से बॉटम फ्लो करती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉटम से टॉप। प्रोडक्शन मैनेजर डायरेक्टली फोरमैन को कंट्रोल करेगा, ये बहुत स्ट्रेट और वर्टिकल होता है। थर्ड है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ हर फंक्शन, सेल्स, प्रोडक्शन, फाइनेंस के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है। इसका एडवांटेज है पूलिंग ऑफ एक्सपर्टीज, सारे एक्सपर्ट्स एक जगह होते हैं। लेकिन लिमिटेशन ये है कि डिपार्टमेंट्स के बीच कम्युनिकेशन पुअर हो सकता है। फोर्थ है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं तो आपको डिविजनल स्ट्रक्चर यूज करना चाहिए। हर प्रोडक्ट या रीजन के लिए अलग डिवीजन होगा। हर डिवीजन एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट यानी एसबीयू की तरह काम करेगा। इसका फायदा फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन नुकसान ड्यूप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट है। 2 प्रोडक्शन टीम्स होंगी, 2 फाइनेंस टीम्स होंगी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। फिफ्थ है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ फंक्शनल और डिविजनल दोनों होते हैं। यहाँ एम्प्लॉय के 2 बॉसेस होते हैं, एक फंक्शनल मैनेजर और एक प्रोजेक्ट मैनेजर। अगर फंक्शनल मैनेजर के पास प्रोजेक्ट मैनेजर से ज्यादा पावर है तो वो वीक मैट्रिक्स है। लेकिन स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स में प्रोजेक्ट मैनेजर के पास इक्वल या ज्यादा पावर होनी चाहिए क्योंकि वो क्लाइंट को आंसरेबल है। सिक्स्थ है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, जहां सिर्फ प्रोजेक्ट्स के बेसिस पर टीम्स बनती हैं। और लास्ट है नेटवर्क और वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ कोई फिजिकल बिल्डिंग नहीं होती, हम इंफॉर्मेशन सिस्टम और नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होते हैं। सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, एम्प्लॉयज सब रिमोटली काम करते हैं। मीटिंग्स ऑनलाइन होती हैं, कोऑर्डिनेशन ऑनलाइन होता है, फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं होती। अभी तक हमने स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ देख लिया। अब हम मैकिन्जी 7S मॉडल स्टार्ट कर सकते हैं। मैकिन्जी 7S फ्रेमवर्क में स्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो हमने स्ट्रक्चर वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है और अब हम मैकिन्जी 7S फ्रेमवर्क के अंदर डाइव कर रहे हैं। अब ये 7S फ्रेमवर्क, इसका पर्पस क्या है, हमारे पास ये फ्रेमवर्क क्यों है? इसका पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन की एडेप्टेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करना। अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस होते हैं तो हमें उसके हिसाब से अडेप्ट करना पड़ता है। उस चीज के लिए ये मॉडल हमारी हेल्प करेगा।
ये एक कंसल्टिंग फ्रेमवर्क है जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में मदद करता है। अगर आपको कोई नई स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करनी है, मर्जर या एक्विजिशन में हेल्प चाहिए या ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया बदलाव लाना है, तो ये फ्रेमवर्क काम आएगा। इसके थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स क्या हैं। ये सब फैक्टर्स आपस में बहुत इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर, स्किल्स, स्टाइल, स्टाफ, सिस्टम्स, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। ये एक कॉन्स्टलेशन की तरह है, हायरार्की नहीं है। आप यहां देख सकते हैं कि ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर में नहीं है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 जैसा कुछ नहीं है। सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, इसीलिए इसे कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स कह सकते हैं। हम इसे 7S मॉडल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 7 फैक्टर्स हैं और हर फैक्टर का नाम S से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट चीज, जब आप इन फैक्टर्स को देखते हैं तो यहां 2 तरह के फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड हैं। एक है हार्ड S और दूसरा है सॉफ्ट S। हार्ड S में हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं और सॉफ्ट S में हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं। हार्ड S और सॉफ्ट S में डिफरेंस क्या है? हार्ड S को चेंज करना रिलेटिवली ईजी होता है, स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम्स। जब आप इन एस्पेक्ट्स को इंडिविजुअली देखते हैं तो ये पूरी तरह टॉप मैनेजमेंट के कंट्रोल में होते हैं। मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है। स्ट्रक्चर क्या होगा, ये भी टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है। सिस्टम क्या होगा, कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज होगा, ये भी टॉप मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है। तो सब कुछ टॉप मैनेजमेंट के कंट्रोल में आ जाता है। जो भी टॉप मैनेजमेंट कहेगा वही कंपनी की स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम बन जाएगा। लेकिन जब हम सॉफ्ट S पर आते हैं तो इसमें स्टाइल, स्टाफ, स्किल्स और शेयर्ड वैल्यूज आते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप स्टाफ को लें, अगर आपको स्टाफ में कोई चेंज लाना है तो आपको उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा, तभी वो चेंज एक्सेप्ट करेंगे। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते तो आप चेंज नहीं ला सकते। आपको स्टाफ को मनाना पड़ेगा चेंज एक्सेप्ट करने के लिए। इसीलिए सॉफ्ट S को चेंज करना रिलेटिवली डिफिकल्ट होता है। हार्ड S फुल्ली टॉप मैनेजमेंट द्वारा कंट्रोल्ड है, इसलिए चेंज करना आसान है। सॉफ्ट S के लिए आपको लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। यही बेसिक डिफरेंस है हार्ड S और सॉफ्ट S के बीच में। अब हम एक एक करके सारे एलिमेंट्स देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी के बारे में हम पहले से जानते हैं। ये गोल्स अचीव करने का एक प्लान है, रिसोर्सेज यूज करके। एक अच्छी स्ट्रैटेजी क्लियरली आर्टिकुलेटेड होती है, क्लियरली कम्युनिकेटेड होती है। इसका लॉन्ग टर्म विजन होता है, स्ट्रॉन्ग मिशन शो करती है और इसमें विजन्स और वैल्यूज होते हैं। विजन का मतलब है कि हमें पता होना चाहिए कि हम 10 साल में कहां होंगे, 5 साल बाद कहां होंगे, 10 साल बाद कहां होंगे, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। ये हमें कंपेटिटिव एडवांटेज पाने में मदद करती है। एक अच्छी स्ट्रैटेजी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि वो एडवांटेज अचीव करने में हेल्प करे। अगर आप स्ट्रैटेजी बनाते वक्त सिर्फ शॉर्ट टर्म के बारे में सोच रहे हैं तो वो एक पुअर स्ट्रैटेजी है, वो गलत स्ट्रैटेजी है। जब भी आप स्ट्रैटेजी क्रिएट करें, आपके पास लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। तो स्ट्रैटेजी में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कंपेटिटिव एडवांटेज देना और लॉन्ग टर्म थिंकिंग रखना। नेक्स्ट चीज है स्ट्रक्चर, जो हमने अभी डिटेल में देखा तो हम इसे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आता है सिस्टम्स। सिस्टम्स में वो प्रोसेसेस और डेली एक्टिविटीज आती हैं जो एम्प्लॉयज डे टू डे बेसिस पर करते हैं। एम्प्लॉयज जो रोजाना एक्टिविटीज करते हैं वो सिस्टम का हिस्सा है। इंफॉर्मेशन सिस्टम किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का कोर होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अकाउंटिंग डिपार्टमेंट लें, अकाउंटिंग के लिए आपके पास एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा, एक सॉफ्टवेयर या डेटाबेस जहां हर एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। उस इंफॉर्मेशन सिस्टम में, अकाउंटिंग सिस्टम में डिटेल्स कलेक्ट की जाएंगी, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस वहां रिकॉर्ड होंगे और फिर वो सिस्टम ट्रांजैक्शंस को समराइज करके नॉलेज कंटेन करेगा। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन के बारे में नॉलेज, कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, ये परफॉर्मेंस है। और जब हम नेट एसेट्स देखते हैं, एसेट्स ज्यादा हैं या लायबिलिटीज, वो पोजीशन नॉलेज के बाद आएगी। अकाउंटिंग ही वो सिस्टम है, डिटेल्स यानी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना और नॉलेज यानी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन का डेटा देखना। यही सिस्टम है। इंफॉर्मेशन सिस्टम ही कोर होगा, सॉफ्टवेयर या डेटाबेस ही सेंटर में होगा। सारी एक्टिविटीज इंफॉर्मेशन सिस्टम के अराउंड ही सेंटर्ड होंगी। एक एफिशिएंट सिस्टम के लिए नॉलेज मैनेजमेंट होना चाहिए। आप डेटा स्टोर कर सकें, डेटा रिट्रीव कर सकें और डेटा एनालाइज कर सकें। ये सब मैनेजमेंट के अंदर आएगा। इंफॉर्मेशन का फ्री फ्लो होना चाहिए। प्रोसेस चार्ट्स होने चाहिए, फ्लो चार्ट जो बताए कि स्टैंडर्ड प्रोसेस क्या है, आइडियली प्रोसेस कैसे होना चाहिए। एक्टिविटीज का सीक्वेंस मेंटेन्ड होना चाहिए। सिस्टम्स में टूल्स और टेक्निक्स यूज होनी चाहिए, जैसे एनालिटिक्स टेक्नोलॉजी। ये एनालिटिक्स हम नॉलेज ऑब्टेन करने के लिए करते हैं।
डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, नॉलेज हमें एनालिटिक्स से मिल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट अरेंज करके। हम स्टैटिस्टिक्स यूज करेंगे, प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट यूज करेंगे, ये सब सिस्टम्स में आएगा। नेक्स्ट चीज है स्टाइल। स्टाइल में इनफॉर्मल रोल्स और कल्चर आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट करने का तरीका। मैनेजमेंट का स्टाइल क्या है वो हम स्टाइल सेक्शन में देखेंगे। हमने सीए इंटर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा होगा। ये बिहेवियरल हो सकता है, एम्प्लॉइज के बिहेवियर के हिसाब से, या एम्प्लॉइज का बिहेवियर बदलने के लिए। ग्रेट मैन लीडरशिप हो सकती है। हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप हो सकती है। ट्रांसफॉर्मेशनल का मतलब है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में नए रैडिकल चेंजेस लाएगा, ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफॉर्म कर देगा। ट्रांजैक्शनल का मतलब है कि वो लीडर स्टेटस को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, वो सिर्फ एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस मेंटेन करेगा, कोई एक्स्ट्रा नई इनोवेशन नहीं लाएगा। ये सब लीडरशिप थियरीज हैं जो मैनेजमेंट के स्टाइल के अंदर आएंगी। ट्रांजैक्शनल, ट्रांसफॉर्मेशनल, ये सब कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास दो तरह के कल्चर होते हैं, इनोवेशन कल्चर, क्रिएटिविटी, या फिर नॉर्मल ट्रेडिशनल कल्चर। ट्रेडिशनल कल्चर में हम ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स यूज करते हैं, लेकिन इनोवेटिव कल्चर में हम ज्यादा रिस्क्स लेते हैं, नई तरह से चीजें करते हैं। ये सब कल्चर और इनफॉर्मल रूल्स के अंदर आएगा। कुछ ऑटोक्रेटिक होते हैं, सिंगल लीडर बेस्ड डिक्टेटरशिप जैसा। कुछ ब्यूरोक्रेटिक होते हैं, जहां बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। कुछ डेमोक्रेटिक होते हैं, जो हर एम्प्लॉय की थिंकिंग को कंसिडर करते हैं। आपको मैनेजमेंट का स्टाइल ऑर्गेनाइजेशन के लाइफ साइकिल स्टेज और साइज के बेसिस पर डिसाइड करना होता है। लाइफ साइकिल स्टेज स्टाइल के लिए कैसे यूज होती है? एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका प्रोडक्ट डिक्लाइन फेज में है तो वहां नई इनोवेशन करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी वो प्रोडक्ट रिप्लेस होने वाला है। वहां आप ट्रांजैक्शनल लीडरशिप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रोथ स्टेज में या इंट्रोडक्शन स्टेज में हैं तो आपको नई इनोवेशन करनी चाहिए जो कस्टमर को अट्रैक्ट करे और ज्यादा प्रॉफिट्स दे। वहां ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप यूज होगी। इंट्रोडक्शन स्टेज में ट्रांसफॉर्मेशनल और डिक्लाइन स्टेज में ट्रांजैक्शनल। इस तरह आप इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज है स्टाफ। स्टाफ यानी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉइज। वो ऑर्गेनाइजेशन का कलेक्टिव इंटेलेक्चुअल कैपिटल है। ह्यूमन रिसोर्स, लोग मिलकर ही ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, वही ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बनाते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रैशनल होते हैं, टॉप मैनेजमेंट की हर एक्टिविटी का रीजन सोचते हैं। वो इमोशनल होते हैं, परसेप्चुअल होते हैं। अगर आप कोई एक्टिविटी करते हैं तो वो सिर्फ देखकर भूल नहीं जाते, वो उस एक्टिविटी के बारे में एक परसेप्शन बना लेते हैं। उनके माइंडसेट में एक कंक्लूजन बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर टॉप मैनेजमेंट वर्कर्स की वेजेस बढ़ाने के लिए विलिंग नहीं है तो वर्कर सोचेगा कि टॉप मैनेजमेंट को हमारी परवाह नहीं है, उन्हें सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। इस तरह सबकॉन्शियस माइंड में एक माइंडसेट क्रिएट हो जाता है। इसे ही परसेप्शन कहते हैं। स्टाफ इंपॉर्टेंट क्यों है? जब वर्कफोर्स सेटिस्फाइड होती है, लोग खुश होते हैं, तो वो ज्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं। ये पब्लिक परसेप्शन को इफेक्ट करता है। एम्प्लॉइज ही ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं। जब भी कंपनी की बात होती है, एम्प्लॉइज या तो सपोर्ट करेंगे या क्रिटिसाइज करेंगे। अगर वो सपोर्ट करते हैं तो हमें पब्लिसिटी मिलती है, बिना पेमेंट के वो ब्रांड एम्बेसडर्स का काम करते हैं। रीट्रेनिंग और रिक्रूटिंग। अगर आप किसी एम्प्लॉय को फायर करते हैं तो नए बंदे को सेम एफिशिएंसी लेवल पर लाना एक्सपेंसिव होता है, आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। एम्पावरिंग स्टाफ। अगर आप स्टाफ को प्रॉपर अवेयरनेस देते हैं तो वो चेंज लाने में मदद करेंगे, रेजिस्ट नहीं करेंगे। ये एक वर्चुअस साइकिल या विशियस साइकिल हो सकता है। अगर आप एम्प्लॉइज को अच्छी पेमेंट दे रहे हैं, अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं, तो रिटर्न में एम्प्लॉय वंडर्स करेगा, एफिशिएंटली काम करेगा, परफॉर्मेंस देगा। ये एक वर्चुअस साइकिल बन जाएगा। मोटिवेशन से वो हार्ड वर्क करेगा और हार्ड वर्क से पेमेंट और बढ़ेगी। लेकिन अगर आप पेमेंट नहीं दे रहे, सैलरी डीले कर रहे हैं, ट्रेनिंग नहीं दे रहे, तो वो एग्जिस्टिंग नॉलेज से ही काम करेगा, उसे कुछ बेहतर नहीं पता होगा, मोटिवेशन नहीं होगा। तो ये एक विशियस साइकिल बन जाएगा जो कंपनी के प्रॉफिट्स कम कर देगा। फर्स्ट साइकिल में प्रॉफिट्स बढ़ेंगे ताकि आप नई प्रॉफिट से और सैलरी दे सकें। सेकंड साइकिल में प्रॉफिट्स कम होंगे तो आप सैलरी और कम करेंगे। नेक्स्ट चीज है स्किल्स। स्किल्स का मतलब है कि हर ऑर्गेनाइजेशन की एक कोर कॉम्पिटेंसी होती है। ऑर्गेनाइजेशन किस चीज में अच्छी है? वो कोर कॉम्पिटेंसी है, एक यूनिक चीज जो कंपीटिटर्स कॉपी नहीं कर सकते। फिर आपको स्किल गैप फाइंड करना है और उसे फिल करना है। क्या कोर कॉम्पिटेंसी यूज करने के लिए कोई स्किल गैप है? अगर है तो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अगर वो नॉन कोर स्किल है तो आप उसे आउटसोर्स कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, हॉस्पिटल के लिए कोर स्किल्स हैं डायग्नोसिंग, नर्सिंग, सर्जरी। यहां अगर कोई गैप है तो आपको फिल करना चाहिए। नेक्स्ट चीज है शेयर्ड वैल्यूज।
गाइडिंग बिलीफ, ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट करती है, वो कौन सी सेंट्रल वैल्यू है जिस पर स्ट्रैटेजी बिल्ट है, ये हर डिपार्टमेंट, सेगमेंट और डिवीजन के लिए वैल्यू होगी। ओवरऑल गुड क्या है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं? इन्हें सुपर ऑर्डिनेट गोल्स भी कहते हैं। ये वो गोल्स हैं जो हर डिवीजन और सेगमेंट से परे हैं। अब हम देखेंगे कि बिजनेस इंटीग्रेशन के लिए 7S मॉडल को कैसे यूज करें। इसमें हमें पीपल, टेक्नोलॉजी और सभी चीजों को लिंक करना है। आपको शुरुआत करनी होगी शेयर्ड वैल्यूज से। चेक करें कि क्या वैल्यूज हार्ड एस के साथ कंसिस्टेंट हैं। हार्ड एस का मतलब है स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम्स। ये तीनों हार्ड एलिमेंट्स हैं। हमें देखना है कि क्या वैल्यूज इन हार्ड एलिमेंट्स के साथ कंसिस्टेंट हैं। अगली चीज है हार्ड एलिमेंट्स। हमें चेक करना है कि स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। और फिर सॉफ्ट एलिमेंट्स यानी स्टाफ, स्किल और स्टाइल। क्या ये सॉफ्ट एलिमेंट्स हार्ड एलिमेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं? क्या ये सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं? आपको ये देखना है कि सब कुछ नेसेसरी ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से काम कर रहा हो। नेक्स्ट चीज है रिव्यू चेंजेस। अगर आप कोई चेंजेस कर रहे हैं या कोई चेंज रिक्वायर्ड है तो आपको चेंज करके एनालाइज करना होगा। पहले एनालाइज करें कि चेंज रिक्वायर्ड है या नहीं और फिर देखें कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। ये प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग होगा। आपको मल्टीपल इटरेशंस करने होंगे, मल्टीपल चेंजेस क्रिएट करके बार बार एनालिसिस करना होगा। तभी आप प्रोसेस को ग्रेट लेवल तक इंप्रूव कर पाएंगे। सारे एलिमेंट्स को सेम डायरेक्शन में पुल करना चाहिए, तभी आप कंपनी को ग्रेटर लेवल्स तक एलिवेट कर सकते हैं। तो 7S मॉडल और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात करें तो 7S एलिमेंट्स को प्रॉपर्ली अलाइन करने में मदद करता है। ऑर्गेनाइजेशन को बेटर वे में ले जाने के लिए सब कुछ प्रॉपर्ली अलाइंड होना चाहिए। उन्होंने राइट डायरेक्शन में पुल करना चाहिए। गैप एनालिसिस और चेंज मैनेजमेंट का यूज करके आप एलिमेंट्स को रीअलाइन और इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप इस फ्रेमवर्क को यूज करके सभी चीजों को प्रॉपर डायरेक्शन में ला सकते हैं। इसका रिजल्ट होगा इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस। आपको चेक करना है कि चीजें अलाइंड हैं या नहीं। अगर नहीं है तो गैप एनालिसिस और चेंज मैनेजमेंट से उन्हें रीअलाइन करें, जिससे रिजल्ट में इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस मिलेगी। उन्होंने स्टडी मटेरियल में एक कॉन्सेप्ट इनसाइट दिया है। अगर आप चाहें तो उसमें डीप जाकर पढ़ सकते हैं। अगली चीज है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कल्चर और स्ट्रैटेजी का परफॉर्मेंस पर इफेक्ट। हमने स्ट्रक्चर देखा, कल्चर देखा और स्ट्रैटेजी देखी। अब हम देख रहे हैं कि ये परफॉर्मेंस को कैसे अफेक्ट करते हैं। परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए जो टूल्स और टेक्निक्स यूज होती हैं वो नई स्ट्रैटेजी या स्ट्रक्चर के हिसाब से चेंज हो सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब आप कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं तो आपका फोकस लो कॉस्ट पर होगा। वहां आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेजिडुअल इनकम, प्रॉफिट और सेल्स चेक करना पड़ सकता है। लेकिन जब क्वालिटी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आप यूनिक क्वालिटी लीडर बनना चाहते हैं, तो आपको नॉन फाइनेंशियल मेजर्स यूज करने होंगे, जैसे बैलेंस्ड स्कोर कार्ड। आपको फ्लेक्सिबिलिटी और एम्प्लॉय स्किल्स पर फोकस करना होगा ताकि नॉन फाइनेंशियल क्वालिटी इंप्रूव हो सके। जब आप डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो वहां ROI यूजफुल हो सकता है, लेकिन RI मिसलीडिंग हो सकता है। ये हमने चैप्टर 9 में देखा था, RI वर्सेस ROI। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन एक इन्वेस्टमेंट सेंटर होता है, मतलब डिवीजन ही सारे इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, सेल्स और रिटर्न्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो स्ट्रक्चर कैसे अफेक्ट करेगा? अगर फंक्शनल या सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट है तो वहां सेपरेट फंक्शंस और डेलीगेशंस होंगे। यहां डेटा एनालिसिस अपर लेवल पर किया जाएगा। डेटा एनालाइजिंग और डिसीजन मेकिंग सब कुछ टॉप मैनेजमेंट करेगा और डायरेक्शंस देगा। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए रॉ डेटा हर फंक्शनल लेवल या लोअर लेवल पर कलेक्ट होगा और फिर डेटा एनालाइज करने के बाद फीडबैक ऊपर से नीचे यानी डाउनस्ट्रीम दिया जाएगा। लेकिन जब आप डिविजनल या डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहे हैं तो डेटा हर डिवीजन में कलेक्ट होगा और एनालिसिस भी डिविजनल लेवल मैनेजर ही करेगा। मैनेजर के पास ज्यादा डिस्क्रिशन और ऑटोनॉमी होगी। जैसा कि हमने न्यू एज बिजनेस एनवायरनमेंट में देखा, हमें फ्लेक्सिबिलिटी और इनोवेशन चाहिए। उसके लिए हम डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। ये टास्क ओरिएंटेड होना चाहिए और मल्टीडिसिप्लिनरी होना चाहिए, जहां अलग अलग स्किल्स के लोग हों। नेक्स्ट चीज है इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर। यहां हमने दो टाइप्स के कल्चर देखे, प्रेडिक्टेबल कल्चर और इनोवेटिव कल्चर। प्रेडिक्टेबल कल्चर वाले सिर्फ ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स यूज करते हैं,
इनोवेटिव कल्चर वाले ज़्यादा रिस्क लेते हैं और नए मेथड्स और टेक्निक्स यूज़ करते हैं। क्लासिक एग्जाम्पल उन्होंने जापानीज कल्चर का दिया है। आप और जानने के लिए गूगल कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी का इन्फ्लुएंस ये है कि न्यू एज मार्केट में हमें कस्टमर को सैटिस्फाई करना है। उसके लिए हमें क्वालिटी, टाइम और इनोवेशन पर फोकस करके स्ट्रैटेजी बनानी होगी। अगला टॉपिक है स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस इश्यूज इन कॉम्प्लेक्स बिजनेस स्ट्रक्चर्स। आजकल हमें कॉम्प्लेक्स बिजनेस स्ट्रक्चर्स की जरूरत है। कॉम्प्लेक्स बिजनेस स्ट्रक्चर वो है जो एक्सटर्नल पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप पर रिलाय करता है। दो या ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन साथ में काम कर रही होती हैं, इसलिए रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। इसके फीचर्स हैं डाइल्यूटेड कंट्रोल, क्योंकि साथ काम कर रहे हैं तो कंट्रोल किसी एक के पास नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव्स शेयर्ड होंगे और रिसोर्सेज पूल्ड होंगे। लोग वर्चुअली कनेक्ट होंगे। अलग अलग कल्चर और इंटरेस्ट वाले लोग साथ मिलकर काम करेंगे तो डाइवर्स एनवायरनमेंट होगा। हमें बेटर परफॉर्मेंस और कॉस्ट इफेक्टिवनेस चाहिए, इसलिए हम ये स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। साथ काम करने से हमें सिनर्जी बेनिफिट्स मिलते हैं और कॉस्ट रिड्यूस होती है। यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर हैं। नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, जो हम देख चुके हैं, कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन, मल्टीनेशनल और लाइसेंसिंग। हम इन्हें एक एक करके देखेंगे। इसमें वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल है। अब कॉम्प्लेक्स बिजनेस स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम्स क्या हैं? दो या ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस को प्लान, कंट्रोल और मेजर करना इजी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कॉमन ऑब्जेक्टिव्स एस्टैब्लिश करना। क्योंकि मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमें उनके बीच गोल कॉन्ग्रुएंस क्रिएट करना पड़ेगा। सॉल्यूशन के तौर पर हमें एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना चाहिए और सबसे साइन कराना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी असाइन करना मुश्किल है, लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते और फिंगर पॉइंटिंग होती है। हमें क्लियर कम्युनिकेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट करना होगा। लैक ऑफ ट्रस्ट को सॉल्व करने के लिए हमें ट्रस्ट का क्लाइमेट क्रिएट करना होगा। मैनेजमेंट स्टाइल चेंज करके ऑर्गेनाइजेशंस को एक दूसरे पर बिलीव करना सिखाना होगा। तभी वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे जो ग्रोथ के लिए जरूरी है। कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट के लिए हम शेयर्ड वैल्यूज को रीडिफाइन कर सकते हैं और इंक्लूसिवनेस ला सकते हैं। अब हम हर अलग ऑर्गेनाइजेशन टाइप के लिए प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस देखेंगे। पहला कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। यहाँ दो या ज्यादा बिजनेसेस के बीच अरेंजमेंट होता है। ये एक म्यूचुअल बेनिफिट प्रोजेक्ट होता है, जहां हर ऑर्गेनाइजेशन की इंडिपेंडेंस बनी रहती है। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वो शेयर नहीं करेंगे। नेक्स्ट है जॉइंट वेंचर। यहाँ दो या ज्यादा पार्टीज मिलकर एक न्यू सिंगल एंटरप्राइज क्रिएट करती हैं। उस नई कंपनी में 50% शेयर कंपनी ए का हो सकता है और 50% कंपनी बी का। वो प्रॉफिट और रिस्क शेयर करते हैं। जॉइंट वेंचर के टाइप्स हो सकते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या फंक्शनल जेवी। यहाँ परफॉर्मेंस के लिए अकाउंटेबिलिटी असाइन करना डिफिकल्ट है। हम इजीली नहीं कह सकते कि कौन परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी डिफिकल्ट होता है। मल्टीनेशनल कंपनीज के केस में मल्टीपल कंट्रीज में सब्सिडियरीज होती हैं। कोऑर्डिनेशन मुश्किल होता है, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस और अलग अलग टैक्स पॉलिसीज को फेस करना पड़ता है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी चेंज होती रहती है। वहाँ डिफरेंट कल्चर, लैंग्वेज, लीगल फ्रेमवर्क और टाइम जोन्स होते हैं। इन सब को कोऑर्डिनेट करके साथ काम करना डिफिकल्ट है। बिना किसी कॉमन इंफॉर्मेशन सिस्टम के मेजरिंग और रिपोर्टिंग करना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट चीज है कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन। इसका मतलब है कि रॉ मटेरियल सप्लायर से लेकर एंड कंज्यूमर तक एंटरप्राइजेस का एक नेटवर्क है। सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ताकि प्रोडक्ट क्रिएट करके कस्टमर को डिलीवर किया जा सके। यहाँ प्रॉब्लम्स हैं लॉजिस्टिक बैरियर्स, कम्युनिकेशन बैरियर्स और इनकम्पैटिबल टेक्नोलॉजी। ट्रस्ट की कमी और इनएफिशिएंसी की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। सॉल्यूशन के लिए हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ये सप्लाई चेन पार्टनरशिप के लिए एसेंशियल है। ये हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी देखा था। लास्ट में वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के केस में कोई फिजिकल बिल्डिंग नहीं होती। लोग रिमोटली वर्क करते हैं और आईटी से कनेक्टेड होते हैं। इन सभी बिजनेस स्ट्रक्चर्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम डेटा कलेक्शन की है। इसे सॉल्व करने के लिए हमें एक कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिएट करना होगा, जिससे हम सभी लोगों को कनेक्ट कर सकें और फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिएट कर सकें। मैंने इससे रिलेटेड डिटेल्स यहां दे दी हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। अब अगली चीज है बिहेवियरल एस्पेक्ट। हमें ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों का बिहेवियर देखना है। जब सब लोग मिलकर परफॉर्म करते हैं, वही ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस का सम होता है। तो हमें वहां काम करने वाले लोगों का बिहेवियर चेंज करना पड़ता है। इसके लिए हमारे पास 3 चीजें हैं। सबसे पहली चीज है अकाउंटेबिलिटी।
जब हम ह्यूमंस को अकाउंटेबल रखते हैं, हम उनसे उनके हर एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगते हैं। हम उन्हें जिम्मेदारी लेने को कहते हैं। इससे वो ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं और बेटर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं। इस सिचुएशन में बिजनेस मैनेजर्स शेयर होल्डर्स के प्रति अकाउंटेबल होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स को जवाबदेह या अकाउंटेबल होते हैं। यहाँ दो चीज़ें आती हैं, अकाउंटेबिलिटी एंड अकाउंटिंग और अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। अकाउंटेबिलिटी एंड अकाउंटिंग में हमारे पास हार्ड अकाउंटेबिलिटी होती है। हम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन लेते हैं, एक्टिविटीज़ को एक्चुअल नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर रिपोर्ट करते हैं। ये हार्ड अकाउंटेबिलिटी के अंदर आएगा। सॉफ्ट अकाउंटेबिलिटी में हम अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर ह्यूमन इनपुट को भी कंसिडर करते हैं। अब आते हैं अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल पर। इसमें हमारे पास 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट है बिहेवियरल कंट्रोल। हमें ये श्योर करना है कि ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ डिसाइडेड और प्लान्ड एक्शंस ही किए जाएं। सेकंड है पर्सनल एंड कल्चरल कंट्रोल। हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जो बंदा जॉब कर रहा है उसके पास रिक्वायर्ड स्किल्स होनी चाहिए और उसके पास एक्टिविटी करने के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट होना चाहिए। थर्ड है रिपोर्टिंग कंट्रोल। हमें आउटकम मेजर करना है। जो प्रॉफिट या लॉस हमें मिल रहा है, क्या हम उसे फेयरली मेजर कर रहे हैं? हमें एक्यूरेट नंबर्स मिल रहे हैं या नहीं, ये देखना पड़ेगा। यही अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल है। नेक्स्ट चीज़ है परफॉर्मेंस मेजर्स, CSFs और KPIs, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। हम इन्हें एम्प्लॉयज़ के लिए मोटिवेशन की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये स्टिमुलाई की तरह काम करेंगे। स्टिमुलाई का मतलब है कि ये परफॉर्मेंस को एनहांस करेंगे, लोगों को ज़्यादा काम करने के लिए इंड्यूस करेंगे। ये परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करेगा। आप CSFs और KPIs के बारे में आने वाले चैप्टर्स में और डिटेल में देखेंगे। अब अगला एस्पेक्ट है मैनेजमेंट स्टाइल। आपको ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन के हिसाब से मैनेजमेंट स्टाइल सिलेक्ट करना होगा। जैसा कि हमने पहले देखा, ओवरऑल कल्चर के हिसाब से। अगर आपकी स्ट्रैटेजी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की है, तो आपके पास इनोवेटिव कल्चर होना चाहिए। आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे सिलेक्ट करना होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक एक ब्रॉड टॉपिक है और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है, प्रिडिक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग कॉर्पोरेट फेलियर। कॉर्पोरेट फेलियर का मतलब है अगर कोई कंपनी बैंकरप्ट हो जाए। बैंकरप्सी का मतलब क्या है? जब कंपनी अपनी लायबिलिटीज पे नहीं कर पाती या लायबिलिटीज एसेट से ज्यादा हो जाती हैं। ये कॉर्पोरेट फेलियर की सिचुएशन है। हमें फेलियर को प्रेडिक्ट करना है। अगर आने वाले साल में फेलियर होने वाला है तो हमें अभी पता लगाना होगा, तभी हम उसे प्रिवेंट कर पाएंगे। इंट्रोडक्शन में देखें तो 90% फॉर्च्यून 500 कंपनीज रिप्लेस हो चुकी हैं। वो फेल हो गई हैं और दूसरी कंपनीज ने उनकी जगह ले ली है। हमें पता लगाना है कि वो क्यों फेल हुई। क्या स्ट्रैटेजी फेलियर था, मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी थी, ताकि फ्यूचर में ऐसा ना हो। फेलियर प्रेडिक्ट करने के लिए हमारे पास 2 तरह के मॉडल्स हैं। पहला है क्वांटिटेटिव मॉडल्स, जहां हम नंबर्स और फाइनेंशियल डेटा यूज करते हैं। दूसरा है क्वालिटेटिव मॉडल्स, जैसे चेयरमैन्स रिपोर्ट या डायरेक्टर्स रिपोर्ट। क्वालिटेटिव मॉडल्स में नंबर्स कम होते हैं पर सिम्टम्स दिख जाते हैं। क्वांटिटेटिव मॉडल्स में हम रेशियोज यूज करते हैं, जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वगैरह। हमारे सिलेबस में प्रैक्टिकल सम सिर्फ एक मॉडल पर हैं, वो है ऑल्टमैन जेड स्कोर। बाकी मॉडल्स का सिर्फ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। तो हम सबसे पहले अल्टीमेट जेड स्कोर यानी ऑल्टमैन जेड स्कोर देखते हैं। इसे 1968 में एडवर्ड आई ऑल्टमैन ने डेवलप किया था। जेड स्कोर मल्टीपल फैक्टर्स को कंसिडर करता है। हम 5 अलग अलग रेशियोज कंसिडर करके कंक्लूजन पर आते हैं, इसलिए ये ज्यादा रिलायबल है। ये आर.ए. फिशर के डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस का एक इंप्रूव्ड वर्जन था। हमारे पास जेड स्कोर की कई कैटेगरीज हैं, पब्लिकली हेल्ड मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स, प्राइवेट फर्म्स और नॉन मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स। एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है पब्लिकली हेल्ड मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स। हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। मुझे नहीं लगता बाकी कैटेगरीज से प्रैक्टिकल सम्स आएंगे। तो हम फोकस करेंगे पब्लिकली हेल्ड मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स पर। क्योंकि ये क्वांटिटेटिव मॉडल है, हमें आंसर नंबर में मिलेगा, जिसे हम जेड स्कोर कहते हैं। हम यहाँ 5 डिफरेंट रेशियोज ले रहे हैं। पहला है वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, दूसरा है रिटेन्ड अर्निंग्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, तीसरा है EBIT डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, चौथा है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल लायबिलिटीज, पांचवा है सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ऑल्टमैन ने हर रेशियो को एक वेट असाइन किया है, यानी इंपॉर्टेंस दी है। एग्जाम्पल के लिए EBIT यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हर कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए थर्ड रेशियो EBIT डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स को सबसे ज्यादा वेट दिया गया है, जो है 3.3। उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिटेन्ड अर्निंग्स, जिसे 1.4 वेट दिया गया है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल, सेल्स और मार्केट वैल्यू आते हैं। आपको ये वेट्स और रेशियोज याद रखने होंगे। याद रखने के लिए एक टिप देता हूं,
सभी रेशियोज के डिनोमिनेटर में टोटल एसेट्स है, सिवाय फोर्थ रेशियो के। फोर्थ रेशियो में डिनोमिनेटर टोटल लायबिलिटीज है। ये कॉमन फैक्टर आप याद रख सकते हैं। ऑर्डर याद रखने के लिए EBIT सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका वेट 3.3 है, फिर रिटेन्ड अर्निंग्स जिसका वेट 1.4 है, सेल्स का वेट 1.0 है। आपको एग्जाम में डेटा दिया जाएगा, वर्किंग कैपिटल, टोटल एसेट्स, EBIT सब कुछ। आपको बस रेशियोज फाइंड करने हैं, उन्हें रिस्पेक्टिव वेट से मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। फाइनल आंसर जो मिलेगा वो Z स्कोर होगा। अब इस Z स्कोर का इंटरप्रिटेशन देखते हैं। अगर Z स्कोर 1.81 से कम है तो कंपनी डिस्ट्रेस में है, डेंजर है, बैंक्रप्सी की तरफ जा सकती है। अगर स्कोर 1.81 से 2.99 के बीच में है तो ये ग्रे एरिया है, अभी डेंजर नहीं है लेकिन फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। अगर स्कोर 2.99 से ज्यादा है तो ये सेफ एरिया है, कंपनी फाइनेंशियली साउंड है। ये टैबुलर कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपसे Z स्कोर कैलकुलेट करवाकर पूछ सकते हैं कि कंपनी कौन से जोन में है। एग्जाम्पल के लिए अगर हमें डेटा दिया है मार्केट वैल्यू, एसेट्स, EBIT वगैरह, हम वैल्यूज इनपुट करेंगे, रेशियोज निकालेंगे और वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। वीडियो के एग्जाम्पल में Z स्कोर 11.097 आया है, जो 2.99 से बहुत ज्यादा है, यानी सेफ है। अब प्राइवेट फर्म्स के लिए भी फॉर्मूला है, लेकिन वहां मार्केट वैल्यू की जगह हम बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी यूज करते हैं। लेकिन प्राइवेट फर्म्स वाला मॉडल उतना रिलायबल नहीं है, क्योंकि ऑल्टमैन के पास सैंपल डेटा कम था, सिर्फ सेकेंडरी सैंपल था। पब्लिकली हेल्ड मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के लिए उन्होंने लार्ज सैंपल साइज यूज किया था, इसलिए वो एक्यूरेट है। मेरे हिसाब से एग्जाम के लिए पब्लिकली हेल्ड मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स वाला फॉर्मूला ही काफी होगा। इमर्जिंग मार्केट्स के लिए भी फॉर्मूला है, पर आप मेन फोकस पब्लिक फर्म्स पर रखें। लास्ट में प्रैक्टिकल इनसाइट्स देख लेते हैं। ऑल्टमैन ने ओरिजिनली 66 फर्म्स का डेटा यूज किया था, 33 बैंकरप्ट और 33 नॉन बैंकरप्ट। बैंकरप्ट ग्रुप का एवरेज स्कोर 0.25 था और नॉन बैंकरप्ट का 4.48 था। इस मॉडल की एक्यूरेसी बैंकरप्सी प्रिडिक्ट करने में 72% थी 2 साल पहले प्रिडिक्ट करने पर, और टाइप 2 एरर सिर्फ 6% था। टाइप 2 एरर का मतलब है मॉडल ने कहा कंपनी बैंकरप्ट होगी, पर कंपनी एक्चुअली सेफ थी। बाद में टेस्टिंग करने पर पता चला कि बैंकरप्सी होने के 1 साल पहले प्रिडिक्ट करने में इसकी एक्यूरेसी 80% से 90% तक है। अब वीडियो को पॉज करो और ये सम को रीड करके देखो। इसमें ऑल्टमैन जी स्कोर का फॉर्मूला यूज करके आंसर अराइव किया है। इसमें एक कंपनी है, उसका हर डेटा, वर्किंग कैपिटल, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, नेट एसेट्स करके ऑल द डेटा दिया हुआ है, और इसमें वेट्स और ऑल्टमैन जी स्कोर के फॉर्मूला ये दोनों यूज करके आंसर अराइव कर दिया। और इसको आप देख के समझ सकते हो। इसके बारे में, ऑल्टमैन जी स्कोर के बारे में एक और सम है, वो हम इस वीडियो के लेटर पार्ट में देख सकते हैं। और एक और पॉइंट, इस सम ऑल्टमैन जी स्कोर का पब्लिकली हेल्ड मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स फॉर्मूला को यूज करके सॉल्व किया हुआ है। इसके बाद हमारे पास एक और मॉडल है जिसे बीवर्स यूनिवेरिएट मॉडल कहते हैं। ये एक बार में सिर्फ एक ही रेशियो यूज करेगा। इसे एक फ्लॉ यानी कि कमी माना गया था, बाद में इसे ऑल्टमन्स मॉडल से रिप्लेस कर दिया गया। नेक्स्ट चीज जो हम देखने वाले हैं वो बीवर्स यूनिवेरिएट मॉडल ही है। इसे विलियम बीवर नाम के पर्सन ने डेवलप किया था। उन्होंने एक स्टैटिस्टिकल मेथड यूज किया था। उन्होंने बैंकरप्सी फाइंड आउट करने के लिए टेस्ट किया। वो एक टाइम पर सिर्फ एक वेरिएबल यूज कर रहे थे, बस इतना ही। अगला है टैफलर एंड टिशॉ मॉडल। इसे 1977 में यूके में 2 लोगों ने डेवलप किया था। ये Z स्कोर जैसा ही है। उन्होंने सिमिलर मेथड के साथ अपना खुद का Z स्कोर क्रिएट किया। इसका सैंपल साइज 92 फर्म्स का था। ऑल्टमैन और टैफलर दोनों ने वक्त के साथ अपनी वीकनेस को ओवरकम करने के लिए अपने मॉडल्स डेवलप किए। टैफलर ने Z स्कोर टेक्निक को अडैप्ट किया ताकि वो PAS डेवलप कर सके, जो हम नीचे देखेंगे। नेक्स्ट चीज है ज़ेटा मॉडल। ज़ेटा मॉडल एक बैंक्रप्सी क्लासिफिकेशन मॉडल है। इसका पर्पस भी सेम ही है। ये डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस और फर्म्स के सैंपल को यूज करेगा। इसने 1969 से 1975 तक का पीरियड कवर किया। ये Z स्कोर मॉडल का एक इम्प्रूव्ड वर्जन था। Z स्कोर मॉडल को ऑल्टमैन, हाल्डेमैन और नारायणन ने फर्दर इम्प्रूव किया था। इन 3 लोगों ने इसे और इम्प्रूव किया और फिर ये ज़ेटा मॉडल क्रिएट किया। हमारे पास इसमें कोई प्रैक्टिकल सम्स नहीं है। अगली चीज है परफॉर्मेंस एनालिसिस स्कोर। इसे टैफलर्स PAS कहा जाता है। ये परसेंटाइल टर्म्स में होगा। ये मार्किंग परसेंटेज की तरह होगा कि 100 में से आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, ये उस तरह से होगा। यहाँ भी वो सेम रेशियोज यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ करंट एसेट्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स यूज हो रहा है। वो रेशियो ही यूज कर रहे हैं, लेकिन रेशियो कंप्यूट करने के लिए डिफरेंट एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं।
उन्होंने यहाँ डिफरेंट वेट्स ये असाइन किए हैं, और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे याद रख सकते हैं, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो इस पर फोकस मत कीजिए। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑल्टमैन जेड स्कोर है पब्लिकली फाइल्ड मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के लिए। अगर इस PAS मॉडल में आपका जेड स्कोर नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि आप पोटेंशियल बैंक्रप्सी फेस करेंगे। PAS मॉडल में नेगेटिव स्कोर बुरा होता है। अगला है H स्कोर मॉडल। इसे कंपनी वॉच ने डेवलप किया था। ये भी परसेंटेज स्कोर दिखाएगा जो 1 से 100 के बीच होगा। अगर आपका स्कोर 25 है तो ये एक वार्निंग एरिया होगा, तो अगर आप 25 पर पहुंचते हैं तो वो वार्निंग एरिया होगा। नेक्स्ट चीज़ है क्वांटिटेटिव मॉडल में नंबर्स का यूज़ करना। इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप फाइनेंशियल नंबर्स यूज़ करेंगे जिन्हें मैनिपुलेट किया जा सकता है। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होगा। आप 20 या 30 साल बाद की बैंक्रप्सी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक स्नैपशॉट होगा। ये नहीं दिखाएगा कि इस सिचुएशन का रीज़न क्या है। ये प्री डिफाइंड वेट्स यूज़ करेगा। हमने ऑलरेडी देखा है कि वेट्स यूज़फुल होते हैं, लेकिन ये रिलायबिलिटी को कम कर देता है। नेक्स्ट चीज़ है क्वालिटेटिव मॉडल। यहाँ हम रिस्क फैक्टर्स के बारे में देखेंगे, फेलियर के सिम्टम्स के बारे में देखेंगे। यहाँ हमारे पास सिर्फ एक ही मॉडल है जो है आर्जेंटीज A स्कोर। यहाँ आर्जेंटी ने सिम्टम्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है डिफेक्ट्स, दूसरा है मिस्टेक्स और तीसरा है सिम्टम्स ऑफ फेलियर। डिफेक्ट्स में मैनेजमेंट वीकनेसेस आती हैं। मैनेजमेंट वीकनेसेस क्या हैं? अगर आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, या आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑटोक्रेटिक है, या चेयरमैन और CEO सेम पर्सन है, ये सब मैनेजमेंट वीकनेसेस हैं। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये वीकनेस है तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इस टेबल के हिसाब से मार्क्स देने होंगे। डिफेक्ट्स में एक और कैटेगरी है अकाउंटिंग डेफिशिएंसी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास बजटरी कंट्रोल नहीं है या प्रॉपर कॉस्टिंग सिस्टम नहीं है, ये कंपनी के लिए एक बुरी चीज़ है। इस मॉडल में इसे डिफेक्ट कहा जाता है। तो मैनेजमेंट वीकनेसेस और अकाउंटिंग डेफिशिएंसी दोनों डिफेक्ट कैटेगरी में आते हैं। डिफेक्ट कैटेगरी फर्स्ट लेवल ऑफ प्रॉब्लम है, ये लीस्ट लेवल है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये डिफेक्ट्स हैं तो आपको उस हिसाब से स्कोर देना होगा। अब नेक्स्ट चीज़ है मिस्टेक्स। मिस्टेक्स वक्त के साथ होती हैं, डिफेक्ट्स के रिजल्ट की वजह से। डिफेक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में फॉल्ट्स हैं जो लो लेवल पर होते हैं। अगर आप शुरू में ही डिफेक्ट्स को करेक्ट कर लें तो फ्यूचर में मिस्टेक्स नहीं होंगी। अगर आप डिफेक्ट्स को अटेंड नहीं करते तो टाइम के साथ वो मिस्टेक्स बन जाएंगी। डिफेक्ट्स और मिस्टेक्स इंटरकनेक्टेड हैं। मिस्टेक्स क्या है? हाई गियरिंग, यानी अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा लोन लेना। अगर आपके पास प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा कि कितना लोन लेना है। आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे। अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि डिफेक्ट्स काफ़ी लंबे समय से थे जिन्हें करेक्ट नहीं किया गया। अब तीसरी चीज़ है सिम्टम्स ऑफ फेलियर। ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। अगर ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो मतलब सीरियस प्रॉब्लम है और इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। जब सिम्टम्स ऑफ फेलियर होते हैं तो फेलियर की पॉसिबिलिटी बहुत हाई होती है। डिफेक्ट्स लो लेवल प्रॉब्लम्स हैं। मिस्टेक्स तब होती हैं जब डिफेक्ट्स को इग्नोर किया जाता है। सिम्टम्स ऑफ ट्रबल में फाइनेंशियल एनालिसिस खुद फेलियर दिखा रहा होता है। क्रिएटिव अकाउंटिंग, अकाउंटिंग मैनिपुलेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। अगर ये प्रॉब्लम्स हैं तो ये फेलियर का सिम्टम है, इससे फेलियर होगा। तो ये 3 कैटेगरीज हैं रिस्क फैक्टर्स की इस मॉडल में। जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है तो आपको इस टेबल के हिसाब से स्कोर देना होगा। ये टेबल आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस स्टडी मटेरियल में दिया है। इस स्कोर के बेसिस पर आपको फाइंड करना है कि आप डेंजर जोन में हैं या सेफ हैं। मैक्सिमम स्कोर अगर हम सारी कैटेगरीज कैलकुलेट करें तो 100 होता है। ग्रुप A डिफेक्ट्स का टोटल 43 मार्क्स है, ग्रुप B मिस्टेक्स का टोटल 45 मार्क्स है, ग्रुप C सिम्टम्स का टोटल 12 मार्क्स है। टोटल मैक्सिमम मार्क्स 100 हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम एक्सेप्टेबल स्कोर अलग होता है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स कम होनी चाहिए। ग्रुप A डिफेक्ट्स में मैक्सिमम स्कोर 10 अलाउड है, अगर 11 है तो प्रॉब्लम है। ग्रुप B मिस्टेक्स में मैक्सिमम स्कोर 15 अलाउड है, अगर 16 है तो प्रॉब्लम है। ग्रुप C सिम्टम्स ऑफ फेलियर में मैक्सिमम अलाउड स्कोर 0 है। यहाँ कोई भी स्कोर नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। अगर ये 0 से ज़्यादा है तो ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी प्रॉब्लम है। और टोटल स्कोर भी 25 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर इंडिविजुअली लिमिट के अंदर है पर टोटल 25 से ऊपर जा रहा है तब भी प्रॉब्लम है। यानी अगर ग्रुप A 10 से ज़्यादा है, ग्रुप B 15 से ज़्यादा है, ग्रुप C 0 से ज़्यादा है या टोटल 25 से ज़्यादा है, इनमें से कोई भी एक चीज़ होती है तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्क है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में वो आपको एक सिचुएशन देंगे।
मान लीजिए डिफेक्ट्स में 10 स्कोर है, मिस्टेक्स में 15, सिम्टम्स में 0 और टोटल 25। इस केस में आप ऑर्गेनाइजेशन को हेल्दी क्लासिफाई करेंगे, क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट ब्रीच होनी चाहिए। अगर 11 है तो प्रॉब्लम है, 10 है तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर 16 है तो प्रॉब्लम है, 15 तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 1 है तो प्रॉब्लम है, 0 पर कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर टोटल 26 है तो प्रॉब्लम है, 25 पर कोई प्रॉब्लम नहीं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। स्कोर है 10, 15, 4। यहाँ 10 अलाउड है पास, 15 अलाउड है पास, लेकिन सिम्टम्स में 4 है, मैक्सिमम अलाउड 0 है। ये 0 से ज़्यादा है, इसलिए ये एक रिस्की फर्म है। इस तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस मॉडल के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसमें सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व्ड है, लोग अलग अलग स्कोर दे सकते हैं, जिससे रिलायबिलिटी कम होती है। नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करना डिफिकल्ट होता है। इनपुट इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होगी तभी आउटपुट एक्यूरेट होगा। ये मॉडल रूट कॉज बताता है, पर सोल्यूशन नहीं बताता। प्रिवेंटिंग कॉर्पोरेट फेलियर के लिए हमें करेक्टिव एक्शन लेना होगा। रूट कॉज आइडेंटिफाई करके उसे एलिमिनेट करना होगा। आप एक्सटर्नल एक्सपर्टीज भी यूज कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम यह भी है कि अगर आप मिस्टेक पॉइंट आउट करते हैं तो मैनेजर को उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें सिचुएशन के हिसाब से एक्शन लेना होगा। इफेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए। तो ये था आर्जेंटीज ए स्कोर और प्रिडिक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग कॉर्पोरेट फेलियर के सारे कॉन्सेप्ट्स। हमने इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चंस पर मूव कर सकते हैं। यहां पहले एमसीक्यू में वो पूछ रहे हैं कि मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क में हार्ड एस वो होते हैं जिन्हें चेंज करना इजी होता है। इनमें से कौन सा हार्ड एस नहीं है? उन्होंने स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम दिया है। ये तीनों हार्ड एस हैं। स्टाइल हार्ड एस नहीं है, वो सॉफ्ट एस है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिजनेस इंटीग्रेशन के बारे में है। वो पूछ रहे हैं कि कौन सा एलिमेंट मिसिंग है। उन्होंने 4 एलिमेंट्स दिए हैं इंटीग्रेशन के लिए। क्वेश्चन में 3 दिए हैं, पीपल, ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रैटेजी। जो मिसिंग है वो है टेक्नोलॉजी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इसमें वो बता रहे हैं कि 2 कंपनीज हैं, ए मोटर्स और ए स्टील्स। दोनों एक सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्शन में हैं। ए स्टील स्टील सप्लाई करेगा और उस स्टील को यूज करके ए मोटर्स मोटर मैन्युफैक्चर करेगा। यहां ए मोटर्स एक नए टाइप की मोटर मैन्युफैक्चर कर रहा है, जिसके लिए उन्हें एक पर्टिकुलर टाइप का स्टील चाहिए। वो स्टील फैक्ट्री ए स्टील्स के पास जाते हैं और स्पेसिफिकेशन बताते हैं कि हमें प्रोडक्शन के लिए इस तरह का स्टील चाहिए, और क्वालिटी इंप्लीमेंट हुई है या नहीं ये इंश्योर करने के लिए वो स्टील प्लांट में अपना एक इंजीनियर छोड़ देते हैं। वो इंजीनियर इंश्योर करेगा कि स्टील स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ही बने। यहां वो पूछ रहे हैं कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है। वैल्यू चेन वो एक्टिविटीज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म होती हैं, लेकिन यहां हमारे पास 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। एक रॉ मटेरियल सप्लायर है, ए स्टील्स, और दूसरा रॉ मटेरियल प्रोसेसर है, ए मोटर्स। यहां एक एक्सटेंडेड ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, सप्लायर का सप्लायर, कस्टमर का कस्टमर। तो यहां आंसर वैल्यू सिस्टम होगा। वैसे भी हमारे सिलेबस में वैल्यू स्पेसिफिकेशन और वैल्यू सेट जैसे टर्म्स नहीं हैं। अब हम MCQ 4 पर मूव करते हैं। यहां वो बता रहे हैं कि एक कंपनी है जिम जैम लिमिटेड। नई टॉप मैनेजमेंट यानी टॉप ब्रास आई है और उन्होंने परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के इरादे से लोकल मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग के लिए ग्रेटर ऑटोनॉमी दी है। उन्होंने हाल ही में बहुत सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं। पहले डिसीजंस कॉर्पोरेट लेवल पर होते थे, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट टेक्निक यूज होती थी। लोकल मैनेजर्स सिर्फ एग्जीक्यूट करते थे, उनके पास पावर नहीं थी। लेकिन अब लोकल मैनेजर्स को पावर दी गई है, मगर बावजूद पावर मिलने के लोकल मैनेजर्स ने अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं की। इस वजह से जो चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए थे वो कोई रिजल्ट क्रिएट करने में फेल हो गए। वो पूछ रहे हैं कि यहां कौन सा एलिमेंट अफेक्ट हुआ है, किस एलिमेंट में प्रॉब्लम है। यहां प्रॉब्लम स्ट्रक्चर में है। पहले सेंट्रलाइज सिस्टम था जो सही काम कर रहा था, अब वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम पर मूव कर गए हैं। यहां शेयर्ड वैल्यूज, स्ट्रैटेजी या सिस्टम का कोई डिस्कशन नहीं है, तो स्ट्रक्चर ही पॉइंट है। आंसर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वो पूछ रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स पर्सनल स्ट्रक्चर की लिमिटेशन कौन सी नहीं है। डिसएग्रीमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ये लिमिटेशन है। एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव इज डिफिकल्ट ये भी है। कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट होगा ये भी है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ये मेन प्रॉब्लम है। लेकिन लीगल एस्पेक्ट कॉमन प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि लीगल फ्रेमवर्क सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनीज के केस में प्रॉब्लम पॉइंट बनता है। जब आप कॉम्प्लेक्स पर्सनल स्ट्रक्चर को जनरल सेंस में लेते हैं तो आप लीगल एस्पेक्ट को प्रॉब्लम नहीं मान सकते। तो ये आंसर होगा, ये कॉमन लिमिटेशन नहीं है।
नेक्स्ट चीज है कंट्रोल मैकेनिज्म की कैटेगरी कौन सी नहीं है। बिहेवियरल कंट्रोल हमारे पास है, रिपोर्टिंग कंट्रोल भी हमारे पास है, कल्चरल कंट्रोल भी हमारे पास है, लेकिन फिजिकल कंट्रोल नाम की कोई कैटेगरी हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Z स्कोर के बेसिस पर कौन सा जोन एग्जिस्ट नहीं करता। डिस्ट्रेस, ग्रे और सेफ जोन्स होते हैं। वार्निंग जोन जैसा कोई सेपरेट जोन नहीं होता, हमारे पास ऐसी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। अब MCQ नंबर 8 देखते हैं। यहां एक कंपनी है स्काईवे एयरलाइन लिमिटेड। ये एक इंटरनेशनल कैरियर है। उन्होंने मर्जर और एक्विजिशन डील्स फाइनेंस करने के लिए बहुत लोन्स लिए थे, पर अब उन्हें वर्किंग कैपिटल क्राइसिस हो रहा है। CEO ने अल्टीमेट Z स्कोर टेस्ट किया और स्कोर आया 1.6। वो पूछ रहे हैं कि कंपनी किस जोन में है। यहां ये नहीं बताया गया कि ये पब्लिकली हेल्ड मैन्युफैक्चरिंग फर्म है या नहीं। क्योंकि ये इंटरनेशनल कैरियर है, हम अज्यूम करेंगे कि ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, तो हम नॉन मैन्युफैक्चरिंग फर्म वाला अप्रोप्रिएट टेबल यूज करेंगे। और जब आप देखेंगे तो 1.6 स्कोर ग्रे जोन में आता है। नॉन मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के कट ऑफ्स अलग होते हैं। ऑप्शंस में ग्रे जोन बी ऑप्शन में है, तो बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आर्जेंटीज ए स्कोर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। मिस्टेक्स और डिफेक्ट्स इंटर रिलेटेड नहीं है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वो इंटर रिलेटेड होते हैं। थ्रेशोल्ड 45 रखा गया है, ये भी गलत है। करेक्ट थ्रेशोल्ड 25 है। 3 अंडरलाइंग ग्रुप्स होते हैं, मिस्टेक्स, डिफेक्ट्स और सिम्टम्स ऑफ फेलियर। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट्स रॉन्ग हैं। आंसर सी है, बोथ 1 एंड 2 आर रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मैंने पहले ही बता दिया है कि ये कैसे होता है। अगर टोटल स्कोर या इंडिविजुअल स्कोर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है तो वो रिस्की फर्म है। आपको हेल्दी फर्म्स फाइंड करनी है, यानी चेक करना है कि टोटल और इंडिविजुअल स्कोर थ्रेशोल्ड के अंदर है या नहीं। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन। यहां उन्होंने 4 टाइप्स के परफॉर्मेंस मेजर्स दिए हैं। एक क्रूज लाइन ऑपरेशन है जो नेशनल स्केल पर है और कंपेटिटिव मार्केट प्लेस में है। इस इंफॉर्मेशन के व्यू में मैनेजर के इवैल्यूएशन के लिए कौन सा मेजर यूज करना चाहिए। क्योंकि ये वेरी कंपेटिटिव मार्केट प्लेस में ऑपरेट कर रहा है, उन्होंने अजम्पशन लिया है कि हमें कंपेटिटिव एडवांटेज चाहिए, और कंपेटिटिव एडवांटेज के लिए हमें चारों मेजर्स चाहिए होंगे। आंसर 4D है। हमें कंपेटिटिव एडवांटेज के बारे में सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन को एक एक्सेप्शन की तरह ट्रीट करें। अब हमारे पास एक केस स्टडी MCQ है। एक कंपनी है NAL, नोवा ऑटोमोबाइल लिमिटेड। ये बाइक मैन्युफैक्चरर है और इको फ्रेंडली बाइक्स, इलेक्ट्रिक और CNG में स्पेशलाइज करती है। इनकी क्वालिटी और डिपेंडेबिलिटी के लिए अच्छी रेप्यूटेशन है। उन्होंने हाइब्रिड इंजन में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट किया है और अब दूसरी कंट्रीज में मार्केट एक्सपैंड करना चाहते हैं। कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स 2 वेंचर कैपिटल फर्म्स के पास हैं, तो ये एक जॉइंट वेंचर है। फर्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं, कौन सा प्लान मार्केट एक्सपैंड करने में हेल्प करेगा बिना रिसोर्सेज यूज किए, विदाउट स्पेयरिंग एनी रिसोर्सेज, और उल्टा कैश फ्लोज भी जनरेट करेगा। आप लाइसेंसिंग यूज कर सकते हैं। यही आंसर है। जॉइंट वेंचर पहले ही हो चुका है। स्ट्रेटेजिक अलायंस में इन्वेस्टमेंट लगता है। आपको बिना इन्वेस्टमेंट के कैश इनफ्लो चाहिए तो आप लाइसेंस दे सकते हैं, फ्रैंचाइज अग्रीमेंट या रॉयल्टी अग्रीमेंट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांड कंपेटिटिव एडवांटेज के लिए एक बड़ा रिसोर्स है। वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते और क्वालिटी पर कंट्रोल रखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इंडिपेंडेंस भी चाहिए। तो कौन सा फॉर्म बेस्ट है? क्योंकि उन्हें इंडिपेंडेंट रहना है, स्ट्रेटेजिक अलायंस सबसे सूटेबल है। ये एक म्यूचुअल बेनिफिट पार्टनरशिप है और दोनों कंपनीज अपनी इंडिपेंडेंस रिटेन करती हैं। यही मेन पॉइंट है। अब क्वेश्चन कंटिन्यू हो रहा है। कंपनी का बोर्ड एक दूसरी कंट्री की AAL कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर कंसिडर कर रहा है। उस कंट्री में एनवायरमेंटल फ्रेंडली बाइक्स की बहुत डिमांड है। वो नई कंपनी अभी हाइब्रिड बाइक्स प्रोड्यूस नहीं करती, पर उनकी फैक्ट्री में एक्सेस कैपेसिटी है। नई कंपनी प्रपोजल में इंटरेस्टेड है क्योंकि पिछले 3 सालों से उनकी सेल्स गिर रही हैं। उनके इंजन्स में आग लगने, ब्लास्ट इश्यूज की कंप्लेंट्स आ रही हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि जॉइंट वेंचर की लिमिटेशन क्या है। कल्चर और मैनेजमेंट स्किल, ये लिमिटेशन है। एडेड टुवर्ड्स रिस्क, यानी रिस्क बढ़ना, ये भी लिमिटेशन है। लेकिन लीगल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ये लिमिटेशन नहीं है। थियरी में लिमिटेशंस की लिस्ट में ये पॉइंट नहीं दिया गया है। तो 1 और 3 आंसर होंगे। हम बी ऑप्शन लेंगे, 1 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉइंट वेंचर के लिए कौन सी प्राइमरी एक्टिविटी वैल्यू का सब्सटैंशियल सोर्स होगी? सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन सा है? मार्केटिंग एंड सेल्स सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टोरी में दिया है कि वहां एक लार्ज ग्रोइंग मार्केट है। ग्रोइंग मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मार्केटिंग और सेल्स होती है। नेक्स्ट एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स पर्सनल स्ट्रक्चर की लिमिटेशंस को ओवरकम करने में कैसे हेल्प करेगी। वही थियरी जो हमने पहले देखी थी, बस उसे इस कंपनी के लिए टेलर करके लिखना है। तो बस इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो एंड करने से पहले एक रिमाइंडर, अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगी तो प्लीज लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशंस बटन भी इनेबल करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।